अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के फास्ट ट्रैक रिवीजन की। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हो या फिर डिजास्टर से रिकवर करने के लिए प्लानिंग हो, सारी की सारी जो प्लानिंग होती है अगर उसको एक टर्म बोल के बोला जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट बोलेंगे। असल में क्या होता है, असल में प्लान की ज़रूरत होती है यहाँ पर डिजास्टर से लड़ने के लिए, ठीक है, या डिजास्टर के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए या फिर रिकवरी करने के लिए। क्या होता है, अच्छे प्लान की ज़रूरत होती है, अच्छे टीम की ज़रूरत होती है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, मतलब प्री डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो वेल डिफाइंड और टाइम टेस्टेड प्लान होना चाहिए, आपका ट्रेनिंग वाला और अवेयर टीम होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी जो डिजास्टर आ गया तो रिकवरी टीम होनी चाहिए आपके पास अच्छी, और अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब क्या कि कुछ बेसिक ज़रूरतें चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं आपको, जिससे आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग जो किए हो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो उस प्लान को। तो इन सारी चीज़ों का आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का मैनेजमेंट जो करना पड़ता है उसी को बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट BCM नाम से पुकारा जाता है। मतलब BCM एक ऐसा ब्रॉड टर्म होता है जिसमें डिजास्टर के आने के पहले की प्लानिंग, डिजास्टर आने के बाद का टास्क सब कुछ कंसिडर हो जाता है। और BCM यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्लानिंग, उसके बाद टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लानिंग, टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का कंपोनेंट होता है। अगर इस चैप्टर में देखा जाए BCP हो या DRP हो या बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट हो, उसका थीम केवल एक बात पे आधारित है। कौन सी बात पे आधारित है कि पहले तो आपको कोशिश करना है कि क्राइसिस या डिजास्टर आए ना, यानी कि क्राइसिस और डिजास्टर को प्रिवेंट करना है, ठीक है। आपके प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग होगा कि प्रिवेंट करना है, बचना है, ताकि क्राइसिस या डिजास्टर आए ना, ठीक है। तो क्राइसिस या डिजास्टर आए ना, उसको प्रिवेंट करना है। लेकिन अगर गलती से आ गया तो 3-4 काम मुख्य रूप से करनी है। अगर गलती से आ गया तो उसका प्लानिंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि डिजास्टर का या फिर यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग किसी वजह से हार्म हो रहा है, मतलब बिजनेस हार्म हो रहा है किसी वजह से, तो फिर इम्पैक्ट रिड्यूस हो, इम्पैक्ट कम से कम पड़े, मतलब हमें घाटा कम से कम हो। दूसरा क्या हुआ, रिकवरी टास्क जो है उसका इफर्ट कम से कम लगे, क्रिटिकल सर्विसेज एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज हमारा सिक्योर रहे। और उसके बाद चौथा, प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिलीवरी, क्रिटिकल प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी जो है ऑन टाइम बनी रहे। तो 4 मकसद होता है। पहला मकसद क्या हुआ आपका कि क्राइसिस या डिजास्टर आए ना, इसकी वजह से आपको प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाना है। लेकिन अगर आ गया तो फिर 4 एक्टिविटी होनी चाहिए, इम्पैक्ट कम से कम पड़े, इस बात का ख्याल रखना है, रिकवरी टास्क का इफर्ट कम से कम लगे, क्रिटिकल सर्विस एंड रिसोर्सेज सिक्योर रहे, और उसके बाद क्रिटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिलीवरी रुके ना। बस इतनी कोशिश आपको करनी है। और इन सब चीज़ों के लिए जो मैनेजमेंट करते हो आप, उसी को बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट कहा जाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के लिए आपको प्लानिंग अच्छा चाहिए, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग अच्छा चाहिए, और साथ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए और आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए। इन सब बातों की आप तैयारी करोगे तो इसी को हम लोग बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में कवर करेंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की आवश्यकता ये तो आप जान चुके हो, अभी लिख सकते हो। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, कंटिजेंसी, BCP प्रोसेस और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। 3 बातें इंक्लूड होती है। कौन कौन सी बातें, कंटिजेंसी, जब डिजास्टर बहुत खतरनाक होता है, मतलब जब डिस्ट्रप्शन बहुत खतरनाक होता है तो उसको डिजास्टर बोलते हैं, लेकिन छोटा मोटा इंपैक्ट डालने वाला होता है तो उसको कंटिजेंसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इसका सिलेबस में कंटिजेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेशन किसी कारणवश ठप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, ऐसी सिचुएशन में बोलोगे कि वो इवेंट जो है बिजनेस कंटिजेंसी का इवेंट है, क्योंकि सारे काम आज की डेट में आपका कंप्यूटर पे ही टिका हुआ है। कोई भी इवेंट जिससे कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि पावर का प्रॉब्लम हो गया, आग लग गया, वायरस अटैक हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बिजनेस कंटिजेंसी बोलते हैं। BCP प्रोसेस किसको बोलते हैं, बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शन में अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन को टॉलरेबल या मिनिमम लेवल पर बनाए रखना है आपको, यह आपका मकसद होता है, ठीक है। BCP प्रोसेस में क्या हो गया, क्रिटिकल फंक्शन, BCP प्रोसेस में क्रिटिकल फंक्शन, ये टर्म आपको यूज करना है। बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शन में अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन को टॉलरेबल या मिनिमम लेवल तक बनाए रखने के लिए हर प्रकार की कोशिश आप करते हो, ठीक है, हर प्रकार से कोशिश करते हो, मैनुअल और ऑटोमेटेड तरीके कई सारे अपनाते हो।
इसी मेथड और स्टैंडर्ड्स का प्लानिंग और डिज़ाइन करना बीसीपी प्रोसेस, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल फंक्शन को बनाए रखने के लिए आप जो मेथड और स्टैंडर्ड बनाते हो, ठीक है, उसी को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग प्रोसेस कहा जाता है। बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, हमारे इस चैप्टर में डिस्कशन करने का अहम मुद्दा है। ये क्या होता है? ये इंटरप्राइज की एबिलिटी को बताता है। बीसीपी इंटरप्राइज की एबिलिटी को बताता है कि अगर डिजास्टर आ गया तो इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन की क्षमता है आपके पास और टाइमली रिकवर भी आप कर सकते हो। इस बात की एबिलिटी को बताता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। जो कुछ भी मैंने बोला वो आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीसीपी मैनुअल के बारे में। बीसीपी मैनुअल के बारे में बोलते हैं। बीसीपी मैनुअल क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट ए, आर और पी करता है। तो बीसीपी मैनुअल ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट देता है। ठीक है, बीसीपी मैनेजमेंट करने के लिए, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग मैनेजमेंट करने के लिए कहीं कहीं बीसीपी और बीसीएम ये दोनों टर्म है जो इंटरचेंजेबल है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बोलूँ या बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट बोलूँ, कहीं कहीं ये दोनों टर्म आपस में इंटरचेंजेबल है इस चैप्टर में, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बीसीपी मैनुअल किसको बोला जाता है? बीसीपी मैनुअल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो कि बीसीपी मैनेजमेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको ट्रेनिंग दे दिया जाता है इस मैनुअल से रिलेटेड और अवेयर किया जाता है लोगों को। ठीक है, ताकि जो है अच्छा टीम बन सके, रिकवरी प्रोसेस में हमारा काम आ सके, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसकी वजह से ये मैनुअल बनाया जाता है। इस मैनुअल में 3 बातें बताई गई रहती है, मात्र 3 बातें बताई गई रहती है। ए से एक्शन टू बी टेकन, आर से रिसोर्सेज टू बी यूज्ड और पी से प्रोसीजर टू बी फॉलोड। एक्शन टू बी टेकन और रिसोर्सेज टू बी यूज्ड और प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ये 3 बातें जो होती हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बंटवा देते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बीसीपी इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। बीसीपी से क्या क्या उम्मीदें की जाती हैं? बीसीपी से पहली उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आर, ए और एम। ठीक है, आर ए एम, बीसीपी से क्या उम्मीद की जाती है कि आर ए एम, आर से क्या हो गया? रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट या डिजास्टर होने पर मिनिमम टाइम और मिनिमम इम्पैक्ट के क्रिटिकल फंक्शंस को आप रिकवर कर पाएँ। इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस देता है बीसीपी टॉप मैनेजमेंट को कि भाई अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट या डिजास्टर आ गया तो कम से कम वक्त में और कम से कम इम्पैक्ट डाले बिना, कम से कम इम्पैक्ट के हम क्रिटिकल फंक्शंस को रिकवर कर पाएंगे। इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो हम लोगों ने देखा था बीसीपी एबिलिटी को दर्शाता है। उसके बाद ए से एंटीसिपेट डिजास्टर, बीसीपी जितने भी पॉसिबल डिजास्टर होते हैं उसका एक पोर्टफोलियो बनाता है, उसका एक प्रोफाइल बनाता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका एसेट्स यूज़ कर रहे हो, जो जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से जो भी पॉसिबल डिजास्टर हैं उसका एक लिस्ट बनाता है। ठीक है, तो एंटीसिपेट करता है। उसके बाद इस्टेब्लिश्ड क्या बोलते हैं? टीम, इस्टेब्लिश मिशन ऑफ बीसीपी टीम, बीसीपी टीम का मिशन इस्टेब्लिश करता है। बीसीपी टीम को इस्टेब्लिश नहीं, उसके मिशन को इस्टेब्लिश करता है, इसलिए आर ए एम मैंने बोला, यहाँ पर मिशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मिशन को इस्टेब्लिश करता है। बीसीपी टीम सही डायरेक्शन में रिकवरी की कोशिश करे, रिकवरी एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाए, इसीलिए यहाँ पर उसके मिशन को इस्टेब्लिश करता है। तो रीजनेबल एश्योरेंस, एंटीसिपेट डिजास्टर्स और इस्टेब्लिश्ड टीम मिशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि इन 3 चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बीसीएम इज द बिजनेस ओन्ड, बिजनेस ड्राइवन प्रोसेस that established a fit for purpose strategic and operational framework that। ठीक है, तो ऐसा बीसीएम क्या होता है? ये एक बिजनेस ओन्ड और बिजनेस ड्राइवन प्रोसेस होता है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है कि स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर्पस के लिए ये पूरी तरह से फिट बैठे। मेन मकसद हमारा टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल फंक्शन होता है हमारा मेन, इसके लिए ये फिट बैठे। इस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? उससे फ़ायदे क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो प्रोएक्टिवली इम्प्रूव करता है आपके डिस्ट्रप्शन से के अकॉर्डिंग जो है वो काउंटर मेजर लेने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है कि डिस्ट्रप्शन जैसा आएगा उस हिसाब का आप काउंटर मेजर ले पाओगे। ठीक है, और काउंटर मेजर में जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद बोलता है कि प्रोवाइड करता है मेथड ताकि की प्रोडक्ट और सर्विस को एग्रीड टाइम में आप रिकवर कर पाओ। ऐसे मेथड बताता है जिससे की प्रोडक्ट और की सर्विस को आप एग्रीड टाइम में, जितने टाइम आपने सोचे था उतने टाइम में आप रिकवर कर पाओ। उसके बाद प्रूवन कैपेबिलिटी देता है, फुल प्रूफ मेथड प्रोवाइड करता है रिकवरी
का प्रूवन कैपेबिलिटी देता है। तो इस तरह से इम्प्रूव एबिलिटी प्रोवाइड मेथड्स एंड प्रूवन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बीसीपी से क्या क्या एक्सपेक्ट किए जाते हैं। बीसीपी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिजनेबल एश्योरेंस देगा, एंटीसिपेट करेगा डिजास्टर और टीम के मिशन को इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क के लिए कैसे कैसे बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट फिट होता है, क्योंकि वो इंप्रूव करता है एबिलिटी को, ठीक है, डिस्ट्रप्शन के अकॉर्डिंग काउंटर मेजर लेने की एबिलिटी को इंप्रूव करता है, प्रोवाइड करता है मेथड ताकि जो है की प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम लोग एग्रीड टाइम में रिकवर पर कर पाएँ, और प्रूवन कैपेबिलिटी देता है, ठीक है, प्रूवन फुल प्रूफ मेथड के साथ आपको रिकवरी का कैपेबिलिटी आपको बनाता है, कैपेबल करता है आपको। ये खासियत होती है बीसीएम की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्कोप ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो स्कोप क्या होता है बिजनेस कंटिन्यूटी का? तो बीसीएम प्रोग्राम के स्कोप को टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोग्राम यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी करके यूज़ किया गया है। एक्चुअल में जब आप अंदर में पढ़ोगे स्टडी मेटल में अपने, तो यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्कोप को टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है। अगर कोई भी सर्विस या एक्टिविटीज़ आउटसोर्स किया गया है, यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क और कंट्रोल होंगे उन सब को स्कोप में कवर करना है। बीसीएम के स्कोप में, बीसीएम प्रोग्राम के स्कोप में अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टास्क को डिलीवर कर देते हो कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले आप करके दोगे हमें, तो उस सिचुएशन में आपको जो है उसको स्कोप में कवर करना है, कंसिडर करना है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को। और उसके बाद हम लोगों ने एक टर्म देखा था बीसीपी एज बिजनेस ओन्ड एंड बिजनेस ड्राइवन प्रोसेस। जब बिजनेस ओन्ड एंड बिजनेस ड्राइवन प्रोसेस की बात आती है तो आपको यहाँ पर प्रोएक्टिवली इंप्रूव एबिलिटी, यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि इंप्रूव एबिलिटी, प्रोवाइड मेथड्स, प्रूवन कैपेबिलिटी, तो बस इसी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को गौर करना, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये टर्म सब यूज़ किया रहेगा। क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन तैयार करते हैं और वो जनरली एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। तो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट इज बिजनेस ओन्ड एंड बिजनेस ड्राइवन प्रोसेस दैट एस्टेब्लिश ए फिट फॉर पर्पस स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये जो फिट प्रोवाइड करता है आपको ताकि आप प्रोएक्टिवली इंप्रूव आपकी एबिलिटी हो सके, एबिलिटी को प्रोएक्टिवली इंप्रूव किया जा सके डिस्ट्रप्शन के अकॉर्डिंग काउंटर मेजर लेने के लिए, प्रोवाइड कर सके मेथड ताकि की प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप एग्रीड टाइम में, ठीक है, रिकवर कर पाओ। उसके बाद प्रूवन कैपेबिलिटी डिलीवर करता है, फुल प्रूफ मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है डिलीवरी का। तो देखो यहाँ पर प्रो, यहाँ भी प्रो और यहाँ पर भी प्रो, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्कोप के बारे में हम लोगों ने देख जाना कि स्कोप जो है टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगा। दूसरी बात कि अगर आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करते हो तो उसको भी बीसीएम प्रोग्राम के स्कोप में आपको कवर करना है। एडवांटेज ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी का क्या क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि असेसमेंट करके देता है थ्रेट और रिस्क को, थ्रेट के सिनेरियो और पोटेंशियल रिस्क का असेसमेंट करके देता है। सबसे पहले क्या होता है, रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। रिस्क का आइडेंटिफाई कैसे होता है, आपको थ्रेट वल्नरेबिलिटी पता होती है तब आप रिस्क को पहचान पाते हो, और उसके बाद कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट आता है इस बात का असेसमेंट करना पड़ता है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका असेसमेंट करना पड़ता है और उसके बाद उसमें अप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एडवांटेज बिजनेस कंटिन्यूटी का ये होता है। एक्चुअली ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ए, आर और डी, तो ए से क्या हो गया, थ्रेट और रिस्क का असेसमेंट करके देता है। उसके बाद फिर बोलता है कि रिस्पॉन्स, डिजास्टर के रिस्पॉन्स का परफेक्ट प्लान बनाकर देता है। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होता है कि डिजास्टर को कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उसका प्लान बताता है और डिमोन्स्ट्रेट करता है टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, जो हमें टीम की ज़रूरत पड़ेगी उसके टेस्टिंग और ट्रेनिंग को डिमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, ताकि वो रिहर्सल कर ले पहले ही। आर्टिफिशियल वातावरण में वो टीम जो है वो पहले से तैयार रहते हैं लड़ने के लिए डिजास्टर से। तो असेसमेंट, थ्रेट एंड रिस्क, रिस्पॉन्स प्लान और डिमोन्स्ट्रेट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने देखा असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट करता है किस चीज़ का, थ्रेट और उसके रिस्क का। रिस्पॉन्स कैसे करेगा टीम, उस बात का, मतलब डिजास्टर के रिस्पॉन्स का परफेक्ट प्लान देता है टीम को और डिमोन्स्ट्रेट करेगा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। बार बार चीज़ें देखने से याद हो जाती है, इसकी वजह से मैंने कहीं कहीं बार बार लिखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर थ्रू विच, ये इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, जिसके तहत आप क्या कर पाओ, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर थ्रू विच, बीसीएम पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर होता है, बीसीएम पॉलिसी क्या होता है, ये भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए सारी चीज़ों को कवर करके रखते हो। एक्शन टू बी टेकन, रिसोर्सेज टू बी यूज, और ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि ICICI, तो पहला पॉइंट आपका आता है आइडेंटिफाई करना है। आई से क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ को,
ठीक है, जिसको आपको एनी हाउ किसी भी हाल में डिलीवर करना ही करना है, उस क्रिटिकल सर्विस एंड एक्टिविटीज़ को डिलीवर करना है। तो बीसीपी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपको सारे वो क्रिटिकल सर्विस एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का लिस्ट बना कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है, जिसको आपको एनी हाउ डिलीवर करना है, वो रुकना नहीं चाहिए। इन्हीं सब वजह से जापान में डिजास्टर आने के बाद भी उन्होंने बिना किसी कंट्री से मदद लिए हुए वापस रिकवर कर पाया, क्योंकि उनका बीसीपी और बीसीएम बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो कंटिन्यूटी मतलब की सर्विसेज जो होंगी वो कितना की सर्विस जो है कंटिन्यूटी प्रोवाइड करना रिक्वायर्ड है, उसको भी बताता है ये। की सर्विसेज के लिए जो भी फैसिलिटीज़ या पर्सनल लगेगा, ठीक है, उसको अवेलेबल कैसे करवाएंगे, इस बात को इंश्योर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट लगेंगे उन सारी चीज़ों का डिटेल वर्णन देता है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का कि भाई ये सारी चीज़ों का डिटेल वर्णन देगा। उसके बाद बात करते हैं इन्वोकेशन। बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और इंसिडेंट मैनेजमेंट मतलब जो भी आपको ये सब इंसिडेंट आते वक्त, जो इंसिडेंट जब आया या फिर इंसिडेंट आते वक्त जो भी आपको प्लान को इन्वोक करना है उन सब के बारे में बता के देता है, ठीक है। मतलब क्या कि आपके प्लान को वो इन्वोक करने के लायक बना के देता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसी का कि आपका प्लान जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल सर्विस एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को। उसके बाद बोलता है कि कंटिन्यूटी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, की सर्विसेज देने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और पर्सन लगेगा, उसके बारे में बताता है। और प्लान को जो है इन्वोकेबल बनाता है, ठीक है, इन्वोक करने लायक बनाता है, ठीक है, ताकि डिजास्टर आने के बाद जो है एग्जीक्यूट कर सको आप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड अपडेट्स। तो यहाँ पर बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान को लगातार टेस्ट, अपडेट और रिवाइज करने का ऑब्जेक्टिव होता है। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा प्लान जो है वो वाइबल ओवर द टाइम रहे, ये ऑब्जेक्टिव होता है इस पॉलिसी का। फिर बोलता है कि रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल, सीनियर मैनेजमेंट टीम के हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई और असाइन करता है, मतलब डिफाइन करके देता है कि किसका क्या रोल होगा। तो बीसीएम पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में आप इसका मकसद होता है कि क्रिटिकल सर्विस एंड एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड रहे, रिक्वायरमेंट्स का जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जो भी पर्सनल लगेगा, उन सब के बारे में जानकारियां हों और कैसे वो लोग आएंगे इसके बारे में भी जानकारियां हों, यानी कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब। उसके बाद जो है आपका प्लान को इन्वोक बनाने के लिए अचानक से अगर प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, इंसिडेंट आ गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे उसके बारे में यहाँ पर एक्शन टू बी टेकन के बारे में दिया रहता है। इन्वोकेबल प्लान बनाता है आपका। उसके बाद आपके जो है बीसीपी का कंटिन्यूस टेस्टिंग करता है और अपडेट करते रहता है ताकि वाइबल ओवर द टाइम रहे। और हर एक इंडिविजुअल की, खासकर जो भी सीनियर मैनेजमेंट के टीम होंगे, उसमें हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान कर और असाइन करता है। ये पॉलिसी में ही लिखा रहता है कि किसकी क्या जो है रोल रहेगा टीम में। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर बीसीपी के बारे में, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। बिजनेस कंटिन्यूटी कवर्स द फॉलोइंग एरिया, कौन कौन से एरिया जो है बिजनेस कंटिन्यूटी में कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला एरिया है रिजम्पशन, ठीक है, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, दूसरा डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग और तीसरा क्राइसिस मैनेजमेंट। तीन चीज़ें कवर की जाती है, रिजम्पशन, रिकवरी और क्राइसिस मैनेजमेंट, तीन एरिया कवर किया जाता है। तो बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग क्या होता है, रिज्यूम करना है, मतलब वापस से आपको काम चालू करना है। बिजनेस को डिजास्टर खत्म होने के बाद वापस ऑपरेशनल बनाने के लिए क्या क्या करना है उसका डिटेल में प्लानिंग यहाँ पर बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग होता है। डिजास्टर आपका अब ओवर हो गया, भूकंप आना था वो आ गया, अब सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो वापस आप जो है कम बैक करोगे बिल्डिंग में, ठीक है। तो उसकी वजह से बिजनेस का डिजास्टर को खत्म होने के बाद क्या क्या ऑपरेशनल बनाने के लिए काम करना है वो बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग में आएगा। रिज्यूम करना है आपको एक्टिविटीज़ को। रिकवरी प्लानिंग में क्या आएगा, बिजनेस रिकवरी प्लानिंग में क्या आएगा, ठीक है। तो बिजनेस रिकवरी प्लानिंग डिजास्टर एंड के बाद, ठीक है, डिजास्टर एंड के बाद जैसे डिजास्टर आ गया आपको सब कुछ रिकवर करना है। पर डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग यहाँ पर जो होता है, ये जो रिजम्पशन था वो रिजम्पशन प्लानिंग कब किया जाता था, मतलब उस वक्त के लिए जब डिजास्टर खत्म हो जाए उसके बाद आपको रिज्यूम करना है। लेकिन रिकवरी टास्क क्या होगा, मतलब रिकवरी प्लानिंग में क्या होगा कि जिस वक्त डिजास्टर आ रहा है उस वक्त जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को बचा लो, मतलब इम्पैक्ट जिससे कम से कम पड़े और आपका क्रिटिकल बिजनेस कंटिन्यूटी कंटिन्यू बना रहे। इसकी वजह से जो आप प्लान करते हो रिकवरी प्लान में आ जाएगा। ये डिजास्टर खत्म होने के बाद रिज्यूम करने के लिए प्लानिंग होता है और ये डिजास्टर होते वक्त इम्पैक्ट कम से कम पड़े और आपका क्रिटिकल बिजनेस और सर्विसेज कंटिन्यू रहे, इस चीज़ के लिए प्लानिंग किया जाता है, उसको रिकवरी प्लानिंग बोलते हैं। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट जब आता है तो फाइनेंशियल
सिक्वेंशियल टर्म की बात आती है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और रेपुटेशन आपका बना रहे, साथ में आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने लायक हो, ठीक है, बने रहे, इसकी वजह से ये मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसा ना हो कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाए और आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो इसको भी क्राइसिस मैनेजमेंट में ही कवर किया जाएगा, ठीक है। तो रिजम्पशन प्लानिंग में डिजास्टर आने के बाद सब कुछ रिज्यूम करने के लिए, रिकवरी प्लानिंग में डिजास्टर आते वक्त में इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए और क्रिटिकल सर्विसेज एंड बिजनेस कंटिन्यू रहे, इस बात को इंश्योर करते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में आपका प्रॉफिटेबिलिटी, रेपुटेशन और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल इज ब्रोकन डाउन इनटू 4 ब्रॉड, ठीक है, 4 सेक्शंस में बांटे जाते हैं, ब्रॉड एंड सेक्वेंशियल सेक्शन में। तो ये सीक्वेंस में होंगे, इसलिए आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल BCLC के 4 साइकिल होते हैं। पहला आपका जो है AAPP, तो AAPP से हम लोगों ने देखा था अनजाना अनजानी के प्लान पे प्लान, ठीक है। अनजाना अनजानी मूवी में वो लोग क्या करता है कि प्लान पे प्लान करते चले जाता है मरने का, ठीक है। तो ए से हमारा क्या है, रिस्क असेसमेंट। आपको जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करके फिर उसका असेसमेंट करना है, उसके इम्पैक्ट को ध्यान रखते हुए, तो रिस्क असेसमेंट। उसके बाद फिर ए से क्या हो गया, यहाँ पर दूसरे अनजाना अनजानी से क्या हो गया, डिटरमाइन ऑफ रिकवरी अल्टरनेटिव, कितने ऑप्शन हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने पहले रिस्क असेसमेंट करता है, क्योंकि उनको मौत तो चाहिए लेकिन बड़ा आसान मौत चाहिए, मतलब वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो खतरनाक मौत मर सकते हैं, एक्सीडेंट से मर सकते हैं, इसकी वजह से वो लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है मरने का, इजी तरीका। डिटरमाइंड ऑफ रिकवरी अल्टरनेटिव, उस मूवी की तो यही कहानी थी, उसी को हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं यहाँ पर। और पी से क्या हो गया, रिकवरी प्लान इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अल्टरनेटिव देखा, उस अल्टरनेटिव में जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको मिला उसके हिसाब से वो क्या करता है, रिकवरी प्लान इम्प्लीमेंटेशन करता है। उसके बाद रिकवरी प्लान वैलिडेशन करता है, रिकवरी प्लान इम्प्लीमेंटेशन और रिकवरी प्लान वैलिडेशन। तो ये हम लोगों ने देखा, रिस्क असेसमेंट करना, डिटर्मिनेशन ऑफ रिकवरी अल्टरनेटिव्स, रिकवरी प्लान इम्प्लीमेंटेशन और रिकवरी प्लान वैलिडेशन। ये 4 सेक्शंस में आप जो है बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल को बांट सकते हो। अब इस 4 सेक्शन के लिए 6 बेसिक कंपोनेंट्स लगते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन के लिए, इस 4 सेक्शन के लिए 6 बेसिक कंपोनेंट लगते हैं। हर एक सेक्शन में, इसके हर एक सेक्शन में 6 बेसिक कंपोनेंट लगते हैं। वो कंपोनेंट क्या है, IIT, PPF, IIT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन। IIT से हो गया, I से इंफॉर्मेशन, IT से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, और PPF से प्रोसेस, पीपल और फैसिलिटी, PPF। तो 6 बेसिक कंपोनेंट लगते हैं। स्टडी मेटल में आपके लिखा हुआ है दीज, जहाँ पर जो बोलता है कि दीज रिसोर्सेज सेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 6 कैटेगरीज, ठीक है। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, प्रोसेस, पीपल एंड फैसिलिटीज़, तो IIT और PPF, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल के सेक्शंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा BCP एरियाज़ के बारे में। इसमें हम लोगों ने देखा था रिकवरी, रिजम्पशन और क्राइसिस मैनेजमेंट, रिजम्पशन, रिकवरी प्लान और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट। BCLC के सेक्शंस देखा, उसमें हम लोगों ने देखा अनजाना अनजानी इस मूवी में प्लान पे प्लान करता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क अल्टरनेटिव, उसके बाद बोलता है कि प्लान इंप्लीमेंटेशन, रिकवरी प्लान इंप्लीमेंटेशन और रिकवरी प्लान वैलिडेशन। और 6 बेसिक कंपोनेंट में हम लोगों ने देखा IIT, PPF, इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, प्रोसेस, पीपल और फैसिलिटीज़। ये 6 बेसिक कंपोनेंट्स हर सेक्शन में लगते हैं। इस तरह से हम लोगों ने BC के एरिया और BCLC के सेक्शंस और उसके 6 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और गोल देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, सेफ CD इमीडिएट सक्सेस देता है CCL में, ठीक है। तो सेफ CD, सेफ जगह पर आपका जो CD रखा हुआ है उसमें सारा प्लान आपका लिखा हुआ है जो आपके CCL कंपनी में इमीडिएट सक्सेस देता है, ठीक है। तो कैसे भी आप एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सेफ से सबसे पहले क्या होता है कि जब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले आपको लोगों का बचाना आपका मकसद आता है। जब डिजास्टर आ जाता है तो आपको लोगों को बचाना है, इंसानों को बचाना है, इसलिए पहला पॉइंट में इंसान कवर होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रोवाइड करना है आपको सेफ्टी पीपल का, जो कि प्रीमाइसिस पे अवेलेबल हैं डिजास्टर के टाइम में। उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरा आपका प्रायोरिटी क्या है, क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन, जो आपके गोइंग कंसर्न को पर इम्पैक्ट डाल सकता है वो रुकना नहीं चाहिए। तो कंटिन्यू क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, उसको बरकरार रखना। डी से ड्यूरेशन आ गया, मतलब क्या कि जो भी सीरियस डिस्ट्रप्शन का ड्यूरेशन हो वो कम हो जाए, किसी भी तरह करके आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्लान बनाने का, ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो कम से कम हो जाए।
उसके बाद फिर बोलता है कि इमीडिएट से क्या हो गया कि इमीडिएट डैमेज और लॉस को मिनिमाइज करना है। जैसे आग लग गया तो जल्दी से क्या करते हो आप, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको वहाँ से हटाते हो क्योंकि कागज में जल्दी आग लग जाता है। तो इमीडिएट आपको एक्शन जो लेना है जिससे डैमेज और लॉस आपका बच जाए। उसके बाद सक्सेस से क्या हो गया, बिजनेस जो मैनेजमेंट सक्सेशन एंड इमरजेंसी पावर जो है उसको डेवलप करना है कि इमरजेंसी में कौन अपने हाथ में जो टीम का जो है कमांड को लेगा, ठीक है, टीम के कमांड को लेगा, जैसा कि ये सक्सेशन प्लान जो होता है आर्मी वाले ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टेब्लिश मैनेजमेंट सक्सेशन एंड इमरजेंसी पावर्स। उसके बाद CCL, सी से क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके बाद रिकवरी एफर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना और क्रिटिकल लाइन बिजनेस को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए प्लान बनाना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी, जो कि पीपल अवेलेबल होते हैं प्रीमाइसेस पर डिजास्टर करते वक्त, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। सी से हमारा क्या हो गया कि क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू बना रहे। ड्यूरेशन, कम से कम पर डिस्ट्रप्शन आने के बाद, और इमीडिएट सक्सेशन का प्रोसीजर्स। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेस, इमीडिएट से हम लोगों ने देखा था कि इमीडिएट डैमेज और लॉस कम से कम पड़े। सक्सेस से हम लोगों ने क्या जाना था कि मैनेजमेंट सक्सेशन एंड इमरजेंसी पावर एस्टेब्लिश करना है। सी से कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकवरी एफर्ट को रिड्यूस करना है और क्रिटिकल लाइन ऑफ बिजनेस को और उसके सपोर्टिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ये सारे मकसद होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं बीसीपी के। अगर बीसीपी का गोल पूछा तो सिर्फ 4 पॉइंट में आएंगे। पहला पॉइंट आएगा वीकनेस, ठीक है। तो वीकनेस, पहला पॉइंट आपका क्या होता है कि आपको वीकनेस, डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम के वीकनेस को आपको पहचानना है, ठीक है, और यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है उसको, मतलब वीकनेस को ठीक करके इंप्लीमेंट करना है। तो वीकनेस, और उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन तो यहाँ पर भी था, ड्यूरेशन यहाँ पर भी था और सेम ड्यूरेशन यहाँ पर भी है कि सीरियस डिस्ट्रप्शन जो होगा, ठीक है, तो उसको जो है रिड्यूस कर सके। ऐसा ड्यूरेशन जो है सीरियस डिस्ट्रप्शन जो होगा उसको रिड्यूस कर सके। यहाँ पर जो ड्यूरेशन था वो किस चीज़ के लिए था, ऑब्जेक्टिव में जो ड्यूरेशन था वो ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज के लिए था। बिजनेस ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज पर जो डिस्ट्रप्शन आएगा उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पर गोल क्या है कि केवल बिजनेस ऑपरेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर रिसोर्सेज टर्म यूज नहीं किया है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। रिकवरी टास्क की फैसिलिटी को कोऑर्डिनेट करने का यहाँ पर फैसिलिटी देता है। ये गोल होना है बीसीपी का गोल क्या है, तो कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, हमारा भी यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन था कि इफेक्टिव रिकवरी टास्क हो सके, ठीक है, इसकी वजह से फैसिलिटी देता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी हमारा पॉइंट था, मतलब रिड्यूस करना है, रिकवरी एफर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। तो वीकनेस ऑफ सीसीडी का वीकनेस, सी और डी का वीकनेस, सेफ सीडी से इमीडिएट सक्सेस मिलता है सीसीएल को। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में जाना, यहाँ पर हम लोगों ने की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटीजेंसी प्लान के बारे में जाना। सबसे पहले सेफ्टी ऑफ पीपल, लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना है, ठीक है, जो कि प्रीमाइसेस पे डिजास्टर के वक्त में अवेलेबल हैं। उसके बाद क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। जो ड्यूरेशन को, सीरियस डिस्ट्रप्शन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, बिजनेस ऑपरेशन और रिसोर्सेज पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, इसकी वजह से ड्यूरेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। इमीडिएट डैमेज से बचने के लिए और इमीडिएट लॉस से बचने के लिए यहाँ पर प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट होना चाहिए। सक्सेशन, मान लो कि इमरजेंसी में किसको पावर देना है, यानी कि कौन टीम को अपने हाथ में लेगा, ठीक है, तो उसका सक्सेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, तो फैसिलिटी, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए रिकवरी टास्क में। रिकवरी एफर्ट जो है कम से कम होना चाहिए और क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है ताकि क्रिटिकल लाइन का जो काम है हमारा चलता रहे। क्रिटिकल बिजनेस के लाइन को और उसके सपोर्टिंग फंक्शंस को अच्छे तरीके से पहचानना है। तो ये क्रिटिकल ऑपरेशन की बात यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर क्रिटिकल फंक्शन की बात कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात यहाँ पर करे था हम लोगों ने, गोल ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान शुड बी वीकनेस, ड्यूरेशन, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्सिटी। वीकनेस से हम लोगों को वीकनेस को पहचानना है और इंप्लीमेंट करना है डिजास्टर प्रिवेंशन प्लान को। ड्यूरेशन को मिनिमाइज करना है सीरियस डिस्ट्रप्शन के, और कोऑर्डिनेशन जो है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी देना है, रिड्यूस करना है रिकवरी एफर्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डेवलपिंग ए बीसीपी मैथोलॉजी। बीसीपी मैथोलॉजी को डेवलप करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें की जाती है, मतलब किस किस चीज़ों पे एम्फेसिस दिया जाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को डेवलप करने के लिए किस किस चीज़ों पे एम्फेसिस दिया जाता है उसको हम लोग डेवलपिंग ए बीसीपी मैथोलॉजी में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोडी, फोकस, बस, तो RODI, फोकस, BUS। देखो यहाँ पर रोडी, फोकस, बस, अजीब का बस आपको दिख रहा है, अजीब टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्ड एफर्ट, मतलब क्या कि
आपको जो है कितना टोटल इफर्ट लगेगा रिकवरी करने के लिए उसको समझना है। टोटल इफर्ट कितना लगेगा रिकवरी करने के लिए उसको समझना है, मतलब पूरा कितना टीम का इफर्ट लगेगा, कितने लोग चाहिए, कितना रिसोर्सेज चाहिए, सारी चीज़ों को समझना है। उसके बाद ऑब्टेन कमिटमेंट करना है, यानी कि टीम आपको बनाना है रिकवरी टीम, तो उसमें जो है आपको जो जो लोग इन्वॉल्व करना है आपको, ठीक है, जो जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है उससे कमिटमेंट लेना पड़ेगा ताकि रिकवरी इफर्ट में वो सपोर्ट करे। टाइम पे ऐसा ना हो कि वो सपोर्ट ही ना करें, उनसे पहले ही कमिटमेंट लेना है, ऑब्टेन कमिटमेंट। उसके बाद फिर बोलता है कि डिफाइन रिक्वायरमेंट, तो टोटल रिक्वायर्ड इफर्ट को आपको पता है अब क्या क्या लगेगा, ठीक है, प्लान को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या लगेगा, तो डिफाइन करना है रिकवरी रिक्वायरमेंट को। बिजनेस फंक्शन के पर्सपेक्टिव से रिकवरी रिक्वायरमेंट में लिए क्या क्या लगेगा उसको डिफाइन करना है। इम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करके आपको डॉक्यूमेंट करना है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब क्या कि अगर आपका डिजास्टर आ गया तो आपको किस किस एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी भी देनी है, कहाँ कहाँ ज़्यादा लॉस होगा, उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करना है इम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, रोडी हमारा हो गया, फोकस की बात करते हैं। हम लोगों को फोकस ज़्यादा करना है प्रिवेंशन पे, डिजास्टर प्रिवेंशन पे, इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन में और ऑर्डरली रिकवरी में फोकस करना है। तो फोकस का एरिया मैथोलॉजी क्या रहेगा, डेवलप करते वक्त आपको ध्यान रहे कि प्रिवेंशन को आप ज़्यादा तवज्जो दो, प्रिवेंशन को आप ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि शुरू में ही प्रिवेंशन अगर आपने ज़्यादा तवज्जो दे दिया तो फिर आपको रिकवरी एफर्ट जो है अपने आप कम हो जाएगा, लॉस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो रोडी, फोकस, बस। बी की बात हम लोग करते हैं बैलेंस टीम, बस के बी की बात हम लोग करते हैं बैलेंस टीम। तो मतलब बोलता है कि बैलेंस टीम को आपको सेलेक्ट करना है। यू से आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और आसान से इंप्लीमेंट होने लायक होना चाहिए, ईजी टू इंप्लीमेंट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि एस से क्या हो गया, एस से बोलो तो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, जो ये होगा सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में के दौरान ही आपको बिजनेस के क्राइटेरिया को ध्यान रखना है, मतलब बिजनेस प्लान और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस को इंटीग्रेट करना होगा बीसीपी के साथ, ताकि जो है आपका जो बीसीपी है वाइबल ओवर द टाइम रहे। जब आपका सिस्टम डेवलपमेंट होगा वहीं पे अगर आप रूम डालोगे बीसीपी के लिए, जगह छोड़ोगे, तो उस सिचुएशन में आपका बीसीपी जो है जब ज़रूरत पड़ेगा तो इंप्लीमेंट करना आसान होगा। यानी कि बीसीपी सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में आपकी उतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको प्लस माइनस कर सको। अब हम लोग बात करते हैं 8 फेजेस ऑफ बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के 8 फेजेस क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था पानी भरने का आइडिया दीदी को तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु को हम लोगों ने टीएम से लिखा था और उसने इनकम कमाया। पानी भरने का आइडिया दीदी को तमिलनाडु में आया और उसने इनकम कमाया। 8 फेजेस ऑफ बीसीपी के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो पानी से क्या हो गया, प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़। 8 फेजेस ऑफ बीसीपी, आप इमेजिन करो कि प्लानिंग जो है 8 फेजेस ऑफ बीसीपी क्या क्या होगा, ठीक है। तो पानी यानी कि प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़, आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पहले प्री प्लान करना पड़ेगा कि बीसीपी के दौरान आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती है। इसको हम लोग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इनिशिएशन भी बोलते हैं। आप प्लान को इनिशिएट कैसे करोगे, पहला फेज में। दूसरा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दूसरा फेज आता है। और जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट, वीकनेस को आपको जानना है और जो जो ज़रूरत लगेगी उसका जनरल डिफिनेशन तैयार करना है। जो जो रिक्विजिट लगेगा, जो जो बेसिक चीज़ें लगेंगी आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, पानी भरने हमारा हो गया आइडिया, आइडिया से हम लोग बात करते हैं बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। डी से डिफाइंड रिक्वायरमेंट, उसके रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है। यहाँ पर जो था प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़ के साथ जनरल रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना था, बेसिक चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर डिटेल में आपको रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है, तब उसके हिसाब से आप कमिटमेंट ऑब्टेन करोगे। उसके बाद प्लान को डेवलप करना है। तो 8 फेजेस, अब यहाँ पर जाकर प्लान को डेवलप करना है। पहले प्री प्लानिंग आपको एक्टिविटी क्या क्या करना चाहिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है, और उसके बाद जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट तो आपने देख ही लिया था। उसके बाद बोलते हैं बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, डिफाइन रिक्वायरमेंट, अब जाके प्लान को डेवलप करना है। उसके बाद प्लान को टेस्ट करना है। आपका जो प्लान होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसको बीसीपी टेस्टिंग करना है आपको। उसके बाद टेस्टिंग के हिसाब से जो भी खामियां आपको नजर आई उस हिसाब से मेंटेन करना है और इंप्लीमेंट करना है। तो टी से टेस्टिंग प्रोग्राम, मेंटेनेंस प्रोग्राम और लास्ट में इंप्लीमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो आप एक बार जो है ये 8 के 8 फेजेस जो है हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। आप जो है बिना देखे हुए इसको एक बार याद करके लिखने की ऑन द
द स्पॉट कोशिश करो। 2 से 3 बार आप बिना देखे हुए लिखो और सारे के सारे फेजेस को आप याद कर लो। पहला बोलता है प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़, जिसको प्लान इनिशिएशन भी बोलते हैं। दूसरा बिजनेस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जिस वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड। तो वीकनेस कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट भी डालना पड़ेगा। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, डिफाइन रिक्वायरमेंट, डेवलप प्लान, टेस्टिंग प्रोग्राम, और बीसीपी टेस्टिंग करना है जिसको प्लान को टेस्ट करना है, और मेंटेनेंस, और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए प्रोग्राम बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपने जो है सारी चीज़ें जाननी है उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है आपको। यहाँ पर हम लोग फेज़ नंबर 1 की बात करते हैं। ये क्या बोलता है कि ये पहला जो फेज़ होता है यानी कि आपका प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़, जिसको बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इनिशिएशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है मुख्य रूप से, इसमें स्कोपिंग करना पड़ता है। दिस इनेबल प्रोजेक्ट टीम टू, प्रोजेक्ट टीम को इनेबल 3 बातों के लिए करता है कि वो स्कोप जान सके। क्या स्कोप होगा, मतलब जो भी वर्क या एक्टिविटीज़ वो लोग करने के लिए जा रहे हैं बीसीपी में, ठीक है, उसमें क्या स्कोप होगा प्रोजेक्ट का, और उसका एसोसिएटेड वर्क प्रोग्राम बना सकते हैं, स्कोपिंग। उसके बाद शेड्यूलिंग, डेवलप कर सकते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और एड्रेस कर सकते हैं जिस पर प्रोजेक्ट का यानी कि बीसीपी प्रोजेक्ट का सक्सेस और फेलियर जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्कोपिंग, शेड्यूलिंग और फैक्टर्स जो है जिस पर सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है उसको जान सकते हैं, जिसको प्रोजेक्ट टीम को इनेबल करता है हमारा प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़। प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़ में एग्जिस्टिंग और प्रोजेक्टेड कंप्यूटिंग वातावरण को समझना होता है, इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है, और हमारा एग्जिस्टिंग क्या है और हमारा गैप क्या है, जो हमारा एक्सपेक्टेड बीसीपी है, हमारा बीसीपी अभी किस लेवल पे है और हम चाहते किस लेवल पे है, दोनों के गैप को समझना होता है। प्री प्लानिंग एक्टिविटीज़ वहीं पे की जाती है, उसी को प्रोजेक्ट इनिशिएशन बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए स्कोप करना, डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि इसका स्कोप क्या होगा, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड वर्क प्रोग्राम क्या होंगे। और उसके बाद बोलता है कि शेड्यूल डेवलप करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है उसका शेड्यूल डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसको आइडेंटिफाई एड्रेस करना पड़ेगा, जिस पर प्रोजेक्ट का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। 2 अदर की डिलीवरेबल्स ऑफ दिस फेजेस, इस फेज का 2 अदर डिलीवरेबल क्या है, रिकवरी प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम। रिकवरी प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने की पॉलिसी होनी चाहिए, रिकवरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने की पॉलिसी होनी चाहिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि लोगों को जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनका ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रॉपर रहना चाहिए। तो इस फेज का 2 की डिलीवरेबल ये होता है कि इंट्रोडक्शन यानी कि प्री प्लानिंग एक्टिविटी से ही आपको पता चल जाता है रिकवरी प्लान का, ठीक है। और दूसरा बताता है रिकवरी प्लान को सपोर्ट करने के लिए आप पॉलिसी बना पाते हो अच्छे तरीके से और लोगों को अवेयर कर पाते हो, ठीक है, कि भैया आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी और सारी चीज़ों को लोगों को अवेयर कर पाते हो उससे। तो 2 अदर की डिलीवरेबल्स ऑफ दिस फेजेस, बार बार अगर आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा अपने आप, 2-3 बार कम से कम आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। ये फेज़ नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। वल्नरेबिलिटी टीवी के मतलब पानी भरने का प्री प्लानिंग एक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया। अब भरने की बात करते हैं। भरने क्या था हमारा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब क्या होगा, वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया वीकनेस। वीकनेस को ढूंढना और डॉक्यूमेंट करना है और साथ में डिटेल में डिफाइन करना है कि डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड, ठीक है। तो इसमें जो है तो फेज नंबर 2 में जो होते हैं कुछ की टास्क कुछ को परफॉर्म किए जाते हैं। फेज नंबर 2 में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में इंक्लूड्स द फॉलोइंग की टास्क, क्या क्या की टास्क को जो है इंक्लूड किया जाता है फेज नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये क्या बोलता है कि टी PDF असेंबल टी से और टी से, ठीक है, थ्रू आउट स्क्रूटनी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग टीम, दूसरे टी से टीम, टी PDF, पी से यहाँ पर पी देख सकते हो, डी देख सकते हो और एफ देख सकते हो, PDF, TD PDF। और उसके बाद असेंबल, टीटी क्या करता है, बैठकर PDF असेंबल करता है। यहाँ पर टीटी क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअली टीटी होता है लेकिन हम लोग टीटी बोल के जनरली बुलाते हैं ट्रेन में इनको, ठीक है। तो टीटी PDF असेंबल कर रहा है, यानी कि PDF से मान लो ये प्रिंट निकाला हुआ है और उसको वो असेंबल कर रहा है। तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में फेज नंबर 2 में आपको याद रखना है, ठीक है। तो बार बार आप चीज़ों को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले बोलते हैं कि थ्रू आउट स्क्रूटनी असेसमेंट करना है, इन्वायरमेंट का, एक्सपोजर का और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का थॉरो स्क्रूटनी इसका असेसमेंट करना है, थॉरो स्क्रूटनी असेसमेंट करना है, ठीक है। थॉरो स्क्रूटनी असेसमेंट आपको करना है, जिस वातावरण में आप काम कर रहे हो उसमें क्या क्या एक्सपोजर हो सकता है और क्या क्या प्लान चाहिए होगा, उसका स्क्रूटनी असेसमेंट करना है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में पहले ही बात बोलता है थॉरो स्क्रूटनी असेसमेंट। दूसरा बोलता है इनेबल टीम
टीम को इनेबल करना है प्लान बनाए, जहां पर बीसीपी नहीं है, जहां पर प्लान नहीं है वहां पर प्लान बनाए, और जहां पर प्लान है ऑलरेडी वहां पर इंप्रूव करने का, उस एरिया में इंप्रूव करने का और क्या क्या चांस हो सकता है, मतलब वीकनेस को ढूंढना है। ठीक है, तो इनेबल करता है टीम को। तो टी से थॉरो स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया और दूसरे टी से इनेबल टीम हो गया। पीडीएफ, पी से क्या हो गया यहाँ पर प्रेजेंट फाइंडिंग, यहाँ पर कमिटी को फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स जो है प्रेजेंट करेगा, किसको, तो यहाँ पर कमिटी को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, कौन सी कमिटी को, तो स्टीयरिंग कमिटी को जो है, आईटी स्टीयरिंग कमिटी को जो है प्रेजेंट करेगा। तो टीम जो है बीसीपी और डीआरपी टीम जो वीकनेस होगा उसको टाइमली मैनर में स्टीयरिंग कमिटी को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर इनेबल टीम में बोला था, हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर प्लान नहीं है वहाँ पर प्लान बनाना है, और जहाँ पर प्लान है वहाँ पर इंप्रूव करना है, यानी कि वीकनेस अगर मिला तो उसको क्या करेगा, वो तुरंत रिपोर्ट करेगा। तो प्रेजेंट फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के साथ फाइंडिंग को स्टीयरिंग कमिटी को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा थॉरो स्क्रूटनी असेसमेंट, दूसरे टी से हम लोगों ने देखा था इनेबल टीम, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेजेंट फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन रिजल्ट। उसके बाद बात करते हैं पी डी, डिफाइन स्कोप एंड इफर्ट्स, स्कोप और इफर्ट को डिफाइन करना है, बीसीपी एंड डीआरपी के स्कोप को डिफाइन करना है और क्या इफर्ट लगेगा उसको डिफाइन करना है। उसके बाद एफ से यहाँ पर बोलता है कि फॉलो परचेज प्रोसीजर। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको लगेगा, ठीक है, तो उसमें से चीज़ों को आपको खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो फॉलो करना है परचेज एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर, ताकि प्लान को करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट रखा जा सके। उसके बाद असेंबल टीम एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। आपको जो है बीसीपी करने के लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में वीकनेस वगैरह सब आपको पता लग गया, उसी हिसाब से आपको टीम जो है असेंबल करना पड़ेगा और उस टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। असेंबल करना है अप्रोप्रिएट टीम और बीसीपी एंड डीआरपी करने के लिए, और उसको अवेयरनेस सेशन और ट्रेनिंग वगैरह सब देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा थॉरो स्क्रूटनी असेसमेंट। इसमें हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट का, एक्सपोजर का और बीसीपी का स्क्रूटनी असेसमेंट करना है। उसके हम लोगों ने देखा था कि टीम को इनेबल करना है, प्लान जहाँ पर नहीं है वहाँ पर प्लान बनाओ और जहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ पर वीकनेस को ढूंढो। जैसे ही वीकनेस मिला प्रेजेंट फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन रिजल्ट टू स्टीयरिंग कमेटी। उसके बाद में बोलता है कि जो प्लान बनाने के लिए या फिर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इंप्रूव करने के लिए स्कोप एंड इफर्ट्स को डिफाइन करना है। उसके बाद और क्या क्या सामान चाहिए उसको खरीदने का प्रोसीजर बनाना है और असेंबल टीम करना और प्रोवाइड अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेज नंबर 3 की। तो पानी भरने हमारा हो गया, अब आइडिया की बात करते हैं। तो आइडिया क्या बोलता है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, ए बिजनेस इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट दैट आर पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द प्रोजेक्ट टीम टू। प्रोजेक्ट टीम को इनेबल बनाता है कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, तो BIA बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, जब आपका बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस आएगा तो BIA को आप ब्याह बोल के पुकारो। ठीक है, ब्याह बोल के पुकारो, और ब्याह किससे, पिया से। ठीक है, तो PIA, ठीक है, PIA तो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, क्रिटिकल प्रोसेस को पहचानना है। यहाँ पर आपको बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस के लिए आपको पहले प्रोसेस को, क्रिटिकल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो बोलता है इम्पैक्ट, इकोनॉमिक टर्म में आपको इम्पैक्ट देखना है, फाइनेंशियल टर्म में कि कहाँ पर ज़्यादा घाटा हो सकता है फाइनेंशियल टर्म में। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ऑफ पेनफुल थ्रेशोल्ड, मतलब कितना आपका टॉलरेबल दर्द है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, मतलब कितना लेवल तक आप जो है तकलीफ को झेल सकते हो डिजास्टर आने के बाद। उसके बाद आपको एक्शन जो है वो उसी हिसाब का लेना पड़ेगा। तो असेसमेंट ऑफ पेनफुल थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो PIA हम लोगों ने देखा। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, पहला हमारा होता है प्रोसेस या सिस्टम या फंक्शन जो भी क्रिटिकल है उसको पहचानना है। प्रोसेस, सिस्टम या फंक्शन जो भी क्रिटिकल है उसको पहचानना है ताकि आप क्रिटिकल सर्विस को उसी हिसाब से मेंटेन कर सको। इम्पैक्ट, इंसिडेंट एंड डिजास्टर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असेसमेंट आपको करना है। असेसमेंट ऑफ पेनफुल थ्रेशोल्ड, असेसमेंट करना है पेनफुल थ्रेशोल्ड का, यानी कि टॉलरेबल लिमिट का आपके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट और असेसमेंट ऑफ पेनफुल थ्रेशोल्ड आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फेज 4 हमारा क्या होता है। फेज 4 हमारा बोलता है डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। तो पानी भरने का आइडिया, ठीक है, तो आइडिया तक हमारा हो गया दीदी को। ठीक है, तो डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट करना है। उसके बाद DD को प्लान डेवलपमेंट करना है, तमिलनाडु प्लान को टेस्ट करना है और प्लान को मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सब एक एक लाइन की चीज़ें हैं। तो रिसोर्सेस रिकवरी के लिए क्या क्या, मतलब रिकवरी करने के लिए आपको, डिजास्टर रिकवरी करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेगा और क्या क्या सर्विस लगेगा, उसका पोर्टफोलियो बनाना है, उसका प्रोफाइल बनाना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का टोटल डिफाइन करना है प्रॉपरली कि क्या क्या रिसोर्सेस एंड सर्विसेज लगेगा।
पड़ेगा ताकि आप वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पाओ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्लान डेवलपमेंट फेज नंबर 5 क्या है, प्लान डेवलपमेंट है। तो रिकवरी प्लान के सारे कंपोनेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। रिकवरी प्लान को के लिए सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको उस के सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ताकि आगे चलकर प्लान को आप चेंज कर पाओ, अपडेट कर पाओ और इम्प्लीमेंट कर पाओ। इसकी वजह से जो है प्लान का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यही प्लान डेवलपमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। टेस्टिंग क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। बीसीपी या डीआरपी का टेस्टिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है ताकि जो है आपको वीकनेस पता लगते रहे और उसको आप ठीक करते रहो ताकि आपका जो है प्लान बीसीपी प्लान वाइबल ओवर द टाइम रहे। उसके बाद जो वीकनेस आपको पता लगा उसी हिसाब से आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो एज पर जो है वीकनेस फाउंड को आपको मेंटेन करना है, ये फेज नंबर 7 में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग फेज नंबर 8 की बात करते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दिस फेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इस फेज का स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ क्या है फेज नंबर 8 का। तो आपके आईसीआई में मोदी जी आए थे तो आप उनको बोलते हो कि भाई आप इसका डिफाइन करके दिखाओ, अगर आप पीएम बनने के लायक हो तो डिफाइन इसका मोदी, ठीक है। तो इस टर्म से आप ये याद रख सकते हो फेज नंबर 8 स्पेसिफिक एक्टिविटी फेज नंबर 8 के। फेज नंबर 8 क्या है, इनिशियल प्लान टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इनिशियल प्लान टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लान का टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन आपको इनिशियली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो प्लान हमारा बन गया, वीकनेस वगैरह सब दूर हो गया, अब तक के फेज में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो है प्लान परफेक्ट रेडी है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करके एक बार टेस्ट कर लेना है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर आता है। और दूसरी बात कि क्योंकि टेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर आपको टेस्ट मैच याद आना चाहिए, ठीक है। तो 2 टर्म्स है, मोदी और दूसरा टर्म हमारा होगा टेस्ट मैच, क्रिकेट का टेस्ट मैच याद आना चाहिए। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है टेस्ट पर्पस या अप्रोच। टेस्ट का पर्पस या अप्रोच क्या होगा, मतलब आपको जीतना है, ठीक है। टेस्ट का पर्पस क्या है और अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से जीतना है, अप्रोच उसको डिफाइन करना है। आई से क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है टेस्ट टीम, कौन कौन टेस्ट खेलेगा उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है टेस्ट टीम। स्ट्रक्चर करना है टेस्ट का स्ट्रक्चर बनाना है कि कौन कहाँ पे विकेट कीपिंग कौन करेगा, कौन फील्डर किधर भी बैठेगा, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर करना है। कंडक्ट टेस्ट को कंडक्ट करना है, टेस्ट के रिजल्ट को एनालिसिस करना है और जो भी रिजल्ट आया उसी हिसाब से अपने प्लान को मॉडिफाई करना है। जो भी आपको प्लान आया उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है जो भी आपका रिजल्ट आया। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया डिफाइन द टेस्ट पर्पस और अप्रोच। दूसरा हो गया आइडेंटिफाई टेस्ट टीम। तीसरा स्ट्रक्चर द टेस्ट, कंडक्ट द टेस्ट, एनालिसिस द रिजल्ट और उसके बाद बोलता है मॉडिफाई द प्लान एज अप्रोप्रिएट। तो इनिशियल प्लान टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में प्लान को सही तरीके से डेवलप होने के बाद ओवरऑल बेसिस पर आर्टिकुलेटेड वातावरण में, मतलब आर्टिफिशियल वातावरण में आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। जैसा कि इसको आप सिमुलेशन टेक्निक बोलते हो, सिमुलेशन में यही पढ़ते हो कि आप जो है आर्टिफिशियल वातावरण क्रिएट करके देखते हो, ऐसे ही आप क्रिएट करके देखोगे और उसके हिसाब से टेस्ट करोगे कि आपका प्लान वाइबल है कि नहीं।